हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओपी सिंह है। आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं 24 और ये चैप्टर है भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी अर्थात अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अर्थक्वेक, भूकंप क्या है। भूकंप के बारे में लगभग सभी जानते हैं, तो आज इसके बारे में विस्तार से हम लोग समझेंगे भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगें क्या हैं और ये किस तरह से इनके प्रभाव होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूकंप। भूकंप अर्थात अर्थक्वेक। भूकंप क्या है? तो पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं। इसे ही भूकंप कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण दो तरह के बल कार्य करते हैं पृथ्वी पर। एक तो अंतर्जात बल और दूसरे बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो होते हैं वो पृथ्वी पर क्या हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और बहिर्जात बल प्लेन करने का काम करते हैं, भूतल के लिए प्लेन करने का काम करते हैं ये। तो पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात इन दोनों बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है पृथ्वी के अंदर से, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है और ये तरंगें सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं। इसी को भूकंप कहते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा निष्कासन होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, जिसे भूकंप कहते हैं। इसे ही भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, अगर भूकंप के बारे में हमें बताना हो तो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है पृथ्वी के अंदर से, तो जिससे इन तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर क्या है, पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं, जिसे भूकंप के नाम से जानते हैं। वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। मतलब प्राकृतिक घटना के कारण पृथ्वी पर जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसे भूकंप कहते हैं। लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते रहते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण द्वारा उत्पन्न भूकंप, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप आदि। मानवीय कारणों से भी भूकंप आते हैं। परमाणु परीक्षण
जब कोई देश करता है तो उस कारण भी भूकंप आते हैं। और भूमिगत जो खाने होती हैं, वो खानों की छतें, जैसे जो कोयला खनन होता है, जहाँ से कोयले का उत्खनन होता है, तो वहाँ खाने बन जाती हैं, और वो खानों की जो छत होती है अगर वो गिर जाए तो उस कारण से भी भूकंप आते हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं ये दो प्लेटें हैं यहाँ पर, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। तो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल मतलब फोकस कहते हैं उसे। जैसे ये बिंदु है सपोज टू बी, यहाँ से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है इस स्थान से, तो इसको बोलते हैं भूकंप मूल या भूकंप केंद्र, या फिर अंग्रेजी में इसको फोकस बोलते हैं। वह बिंदु जहाँ पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे भूकंप का आदिकेंद्र मतलब एपी सेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जहाँ पहुँचती हैं, जैसे अगर यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंपीय तरंगें सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगी, स्थल पर पहुँचेंगी, मतलब वर्टिकल अपने 90 डिग्री पर जो डिस्टेंस होगी पास में वहाँ पहुँचेंगी। जैसे ये जो केंद्र है यहाँ पहुँचेंगी सबसे पहले, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब पृथ्वी तल के जिस बिंदु पर ये सबसे पहले पहुँचती हैं उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। एपिसेंटर जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। बात समझ आई, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर ये स्थित होता है, उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री एंगल पर ये स्थित होता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी की सतह है उस पर भूकंप के समान तीव्रता वाले जो भी बिंदु हैं, समान तीव्रता वाले, सपोज टू बी यहाँ पर तीव्रता कुछ है, कुछ तीव्रता यहाँ पर है, कुछ तीव्रता यहाँ पर है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, तो इन सभी बिंदुओं की अगर तीव्रता समान है तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, समभूकंपी रेखा। समभूकंपी रेखा मतलब आइसोसिस्मल लाइन। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। भूकंप आने से पहले रेडॉन गैस जो होती हैं इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं अगर वायुमंडल में रेडॉन जो गैस हैं अगर इनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। ये जो रेड कलर से हम लोग देख रहे हैं इस तरह से ये जो दिखाई गई हैं ये भूकंपीय तरंगें हैं। इस तरह से भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। इसके बाद भूकंपीय तरंगें।
भूकंपीय तरंगें, सेस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगें क्या हैं? सामान्यतः भूकंपीय तरंगों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को दो भागों में जनरली डिवाइड किया जाता है। पहला, भूगर्भीय तरंगें। एक तो भूगर्भीय तरंगें हो गई, इनको प्राथमिक तरंगें भी बोलते हैं। और इसमें प्राथमिक और सेकेंडरी यानी कि दो तरह की तरंगें आती हैं, पी एंड एस वेव्स। इनको प्राथमिक और इनको सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स इसमें आती हैं, भूगर्भीय तरंगें कहलाती हैं ये। दूसरी है धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें, इसमें एल वेव आती हैं, एल वेव्स। तो ये तीन प्रकार की तरंगें होती हैं, जिसमें दो भागों में तरंगों को बांटा गया है, एक तो भूगर्भीय तरंगें और एक धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें मतलब जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर चलती हैं, और भूगर्भीय तरंगें जो पृथ्वी के अंदर तक जाती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इनमें भूगर्भीय तरंगों में पी तरंगें। पी तरंगें, पी वेव्स। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती हैं। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है और अपने उद्गम स्थल से ये चारों तरफ गति करती हैं। इस तरह से ये चारों तरफ बढ़ती जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है, सबसे पहले पी वेव्स का ही अनुभव होता है पृथ्वी पर। इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, मतलब प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। इसी वजह से इनको प्राथमिक तरंगें कहते हैं। प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव्स, ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। जैसे ध्वनि तरंगें चलती हैं, वैसे ही ये तरंगें भी आगे बढ़ती हैं। मतलब ध्वनि तरंगें किस तरह से चलती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ये, अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ये। अतः ये तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। प्राइमरी वेव्स ठोस में मतलब सॉलिड में, और तरल में मतलब लिक्विड फॉर्म में, और गैस में भी। तीनों माध्यमों में ये तरंगें गति कर सकती हैं, लेकिन इनका वेग ठोस, तरल एवं गैस में क्रमशः कम होता जाता है। ठोस, तरल और गैस में इनका जो वेग होता है वो कम होता जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर गति देखें तो सबसे ज़्यादा ठोस की होती है, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा ठोस में तीव्र गति से ये तरंगें चलती हैं। इनकी गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम एस एवं एल से होती है। इनकी जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। प्राइमरी तरंगें सबसे तेज चलती हैं, सबसे तेज गति होती है इनकी, लेकिन तीव्रता सबसे कम। गति सबसे तेज और तीव्रता मतलब फ्रीक्वेंसी, तीव्रता क्या होती है? सबसे कम होती है। मतलब इसके अलावा जो एस
और एल तरंगे हैं, इनसे तीव्रता क्या होती है, कम होती है। फिर आती हैं एस वेव्स। एस तरंगे। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। पी वेव्स के बाद ये पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगे अथवा गौड़ तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, दूसरे नंबर पर पहुंचती हैं, इसलिए इनको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। द्वितीयक तरंगे बोलते हैं, या फिर इनको सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं, या फिर इनको गौड़ तरंगे भी बोलते हैं। या फिर इनके लिए क्या बोलते हैं, गौड़ तरंगे। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये तरंगे एस वेव्स कैसी होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे कि प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंग के समान ये गति करती हैं। इनकी गति p से कम और l से अधिक होती है। एस तरंगों की जो गति है वो p से तो कम होती है, p से कम, लेकिन l से ज़्यादा। मतलब जो प्राइमरी वेव्स हैं उनसे कम होती है, लेकिन जो एल वेव्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो जिस तरह से ये दूसरे नंबर की तरंगें, उसी तरह से इनकी जो मतलब जिस तरह से ये बीच की तरंगें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो तरंगें हैं, लब वेव्स जिन्हें कहते हैं, एल तरंगें, इन दोनों के बीच इनकी गति भी होती है और ये बीच की तरंगें भी हैं। इनकी तीव्रता, अभी देखिए गति क्या है, p से कम होती है, लेकिन l से ज़्यादा, l से अधिक होती है। तो ये गति की बात की। गति। तीव्रता की बात करें तो तीव्रता एस वेव्स की क्या होती है, एस वेव्स की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, p से कम और l से अधिक। मतलब तीव्रता p से कम होती है और l से अधिक होती है, l वेव से अधिक होती है। जिस तरह से इनकी गति बीच की है, वैसे ही इनकी तीव्रता भी बीच की है। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं और ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। ठोस में गमन कर सकती हैं, ओनली, केवल ठोस में ये गमन कर सकती हैं। द्रव में ये अदृश्य हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। द्रव में ये गति नहीं कर सकती। इसके बाद एल तरंगें आती हैं। एल वेव्स का अनुभव किया जाता है पृथ्वी पर। एल वेव्स, इन्हें लब वेव्स भी कहते हैं, इनको लब वेव्स भी बोलते हैं, लब वेव्स भी बोलते हैं इनके लिए। इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफलफ के नाम पर किया गया है। इनका नामकरण एडवर्ड हफलफ के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लब वेव्स बोलते हैं, लब वेव्स। ये आप देख रहे हैं लब वेव्स, ये एडवर्ड हफलफ के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। इनकी गति सबसे
पी और एस से कम होती है, मतलब एल वेव्स की जो गति होती है वो पी और एस से कम होती है, अतः एल तरंगें पृथ्वी की सतह पर पी और एस के पश्चात प्रकट होती हैं। ये पी और एस के बाद पृथ्वी सतह पर आती हैं। पी और एस के बाद ये महसूस होती हैं। इनकी तीव्रता P एवं S से अधिक होती है, अतः ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। मतलब विनाश तीव्रता पर निर्भर करता है तरंगों की। तो ये जो एल वेव्स हैं इनकी तीव्रता क्या है, इनकी जो तीव्रता है वो क्या है, P और S से अधिक होती है। P और S से अधिक होती है, इसीलिए ये क्या होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशक होती हैं। इसीलिए ये, क्योंकि इनकी तीव्रता P और S तरंगों से ज़्यादा होती है। जिसकी तीव्रता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा विनाशकारी होंगी। अब यहाँ पर जो अनुदैर्घ्य है, और हम लोगों ने पढ़ा अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ये क्या है, इसमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। मतलब तरंग की दिशा के समानांतर, जैसे कोई तरंग किस तरह से आगे बढ़ती है, तरंग इस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें जो कण होते हैं, जो जिन कणों से मिलकर तरंग बनती है, उन कणों का कंपन किस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से कंपन होता है। मतलब तरंग आगे बढ़ती जाती है, तरंग इस दिशा में जैसे ये बढ़ रही है इस तरह से, तो इसके जो कण हैं जिनसे ये मिलकर बनी है उनका कंपन कैसे होता है, इसी के समानांतर होगा। मतलब इस तरह से, इस तरह से उसमें कंपन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। मतलब तरंग की दिशा के समानांतर ही क्या होता है, कंपन होता है, तो उसको अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे कुछ इसी तरह से चलती हैं। इसके जो कण होते हैं वो इस तरह से चलते हैं, सपोज टू बी ये यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं इनके कण, इस तरह से। तो इसमें ध्वनि तरंगे होती हैं। इसी तरह से जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, वो पी वाली वेव्स जो होती हैं, पी वेव्स, भूकंप की जो पी वेव्स हैं, पी तरंगे हैं, वो भी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगों की तरह। दूसरी चीज क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, इनको ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। इसमें जो कण के कंपन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे ये कण है तो ये कंपन किस तरह से करेगा, इस तरह से, इधर जाएगा और इधर जाएगा, इस तरह से ये कंपन करेगा और तरंग आगे बढ़ेगी। तो तरंग के जो कण होते हैं वो इस तरह से कंपन करते हैं, इसलिए इनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे
जैसे कि एग्जाम्पल लें तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। साइंस में इनको हम और समझेंगे विस्तार से, अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। इसी तरह से अभी जो हमने पढ़ी थी सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, द्वितीयक तरंगें जो होती हैं, मतलब एस तरंगें जो हैं वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एस वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जैसे कि प्रकाश तरंगें होती हैं। तो ये रही तरंगों की जानकारी यहाँ पर कि क्या क्या तरंगें होती हैं। पी और एस तथा एल तरंगें 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। इनको 2 भागों में रखा जाता है, भूगर्भीय तरंगें और धरातलीय तरंगें। पी और एस तरंगें भूगर्भीय तरंगें कहलाती हैं और एल तरंगें धरातलीय तरंगें कहलाती हैं। भूकंपीय तरंगों का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ सेस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगें किस तरह से आगे बढ़ती हैं? भूकंपीय तरंगों का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ सेस्मिक वेव्स, मतलब भूकंपीय तरंगों का संचरण। भूकंप शास्त्र के अध्ययनानुसार भूकंप की उत्पत्ति पी, एस एवं एल तरंग के रूप में होती है। मतलब सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग भूकंप की उत्पत्ति पी, एस और एल तरंग के रूप में होती है। भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले पी, फिर एस और अंत में एल तरंगों का गमन होता है। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। जो भूकंपीय तरंगें हैं उनकी गति का जो संबंध है वो पदार्थ के घनत्व से होता है। लास्ट चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग ये चीज़ें देख चुके हैं कि घनत्व पृथ्वी की तरंगों को किस तरह से प्रभावित करता है। तो भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनका घनत्व क्या है? ज़्यादा है सतह की अपेक्षा, इसलिए भूकंपीय तरंगों की गति में क्या है? वृद्धि होती है। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के अंदर तेजी से गमन करती हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में गुटेन वर्ग असांतत्य, मतलब गुटेन वर्ग जो डिस्कंटिन्यूटी है, गुटेन वर्ग असांतत्य जो 2900 किलोमीटर अंदर है पृथ्वी के, इस गहराई तक पी और एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। तो गुटेन वर्ग असांतत्य तक, गुटेन वर्ग डिस्कंटिन्यूटी तक पी और एस वेव्स में क्या है? इनकी गति में वृद्धि होती है। इसके बाद एस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद एस वेव्स क्या होती हैं? एस वेव्स विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और पी तरंगों की गति में अचानक कमी आती है। और जो पी तरंगें हैं इनकी गति में कमी आती है। पी तरंगों की गति में कमी आती है 2900 किलोमीटर, मतलब गुटेन वर्ग डिस्कंटिन्यूटी के जस्ट बाद एस तरंगें गायब हो जाती हैं और पी तरंगों की गति में क्या है? कमी आती है। इससे सीधी सीधी ये जानकारी मिलती है कि जो एस तरंगें हैं वो क्या हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है कि पी तरंगें तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ठोस में सर्वाधिक गति होती है इनकी, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में।
ऐस तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं। अब इसमें कह रहा है कि 2900 किलोमीटर के अंदर, मतलब गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के अंदर जाते ही ऐस तरंगे क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर, इस सीमा के अंदर जो पृथ्वी है वो कैसी है, द्रव अवस्था में, मतलब तरल अवस्था में। इस कारण से ऐस वेव्स वहाँ पर क्या हैं, वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो उस माध्यम में गति ही नहीं कर सकती। और जो पी वेव्स होती हैं उनकी गति में अचानक कमी आती है। इसका मतलब क्या है कि जो बाहरी पृथ्वी की परतें हैं उनका घनत्व क्या है, उनका घनत्व ज़्यादा है, मतलब वो ठोस हैं। और जो अंदर वाली परतें हैं उनका, जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के अंदर जो पृथ्वी है वो कैसी है, कुछ तरल अवस्था में है। इसी कारण से ऐस वेव्स की गति में क्या है, कमी आती है, क्योंकि बाह्य कोर का पदार्थ तरल अवस्था में है और ऐस तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। बाह्य कोर, पृथ्वी के का जो कोर है, क्रोड है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो बाह्य कोर का पदार्थ क्या है, तरल अवस्था में, इसलिए ऐस वेव्स गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं, मतलब गमन करती हैं। बाह्य कोर में पी तरंगों का परावर्तन और आवर्तन होता है। बाह्य कोर जो है उसमें पी तरंगों का परावर्तन एवं आवर्तन होता है, मतलब कुछ तरंगें तो पार चली जाती हैं और कुछ तरंगें क्या हैं, वापस लौटती हैं। लेकिन आंतरिक कोर में पहुंचते ही पी तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होने लगती है। अब देखिए, बाह्य कोर है पृथ्वी का, उसमें अभी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। सपोज टू बी ये अर्थ है। अब ये है इसका केंद्र, इसके चारों ओर ये कोर है, ये कोर एरिया है। फिर एक सर्किल ये है इसके चारों ओर, तो ये है आपका बाह्य परत। इसे हम लोग क्रस्ट मान लें, सपोज टू बी ये क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है ये। उसके बाद ये मेंटल है और उसके बाद ये कोर एरिया है। कोर मतलब क्रोड। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका बाह्य कोर, मतलब आउटर कोर, और एक अंदर वाला है उसको इनर कोर। इनर कोर और आउटर कोर, ये अंदर वाला भाग, इसको हम इस तरह से छायांकित कर दे रहे हैं, ये भाग। तो ये इनर कोर है और आउटर कोर क्या है, इसके बाहर वाला भाग। और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, ये मेंटल है। और उसके बाद ये क्रस्ट। तो ये तीन लेयर में डिवाइड किया गया है, पृथ्वी को तीन भागों में ये डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बाह्य कोर में पी तरंगों का परावर्तन और आवर्तन होता है। जो बाह्य कोर है, मतलब ये आउटर कोर, इसमें पी तरंगों का परावर्तन और आवर्तन होता है। लेकिन आंतरिक कोर में पहुंचते ही पी तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होने लगती है, क्योंकि अत्यधिक दाब के कारण आंतरिक कोर का पदार्थ ठोस अवस्था में है। तो सिर्फ आउटर कोर है, इसमें ही पी तरंगों का परावर्तन और आवर्तन होता है। लेकिन आंतरिक कोर में पहुंचते ही पी तरंगों की गति में क्या है, वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, इनर एरिया है, वो कैसा है, ठोस है। ठोस क्यों है, इसका रीजन है कि यहाँ पर अत्यधिक दबाव है। अत्यधिक दबाव के कारण ये एरिया सॉलिड है। पृथ्वी का आंतरिक कोर क्या है, सॉलिड है।
वहीं एल तरंगे केवल सतह पर ही गति करती हैं, इसलिए ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। एल तरंगे होती हैं वो क्रस्ट पर ही रहती हैं, ऊपर पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं। एल वेव्स पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं, इसलिए ये क्या होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, शैडो जोन ऑफ सेस्मिक वेव्स। शैडो जोन ऑफ सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप लेखी द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता, उसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप लेखी द्वारा, जो भूकंप लेखी होता है उसके द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता, उसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंप लेखी के द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं होता है। मतलब जिस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप तरंगों का छाया क्षेत्र। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर P एवं S दोनों तरंगे गति करती हैं। भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है, एपिसेंटर होता है, वहाँ से 105 डिग्री तक, जैसे इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं, ये है, इसमें भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र दिखाया गया है। ये बिंदु है, ये बिंदु क्या है, एपिसेंटर है ये वाला। तो भूकंप के अधिकेंद्र से, मतलब इस एपिसेंटर से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर P और S दोनों तरंगें गति करती हैं, जबकि 105 से 145 डिग्री ये है आपका 105 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये इस पूरे भाग में क्या है, जो तरंगे हैं P और S ये गति करती हैं, P और S वेव्स गति करती हैं। लेकिन 105 से 145 डिग्री के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है। 105 से 145, यहाँ पर 140 शो किया गया है इन्होंने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों ही तरंगों का क्या है, अभाव होता है। ना तो यहाँ पर P होती हैं तरंगे और ना ही S तरंगे होती हैं। इस क्षेत्र में दोनों का अभाव होता है, इसलिए इस क्षेत्र दोनों तरंगों, इसलिए यह क्षेत्र दोनों तरंगों P और S के लिए छाया क्षेत्र होता है। इस कारण से ये दोनों तरंगों के लिए क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। इधर भी इस साइड में ये हल्का डार्क दिखाया गया है और इस साइड में भी ये एरिया, तो ये दोनों ही तरंगों के लिए क्या है, छाया क्षेत्र होता है। इसमें P और S तरंगे नहीं होती। 145 डिग्री के बाद P तरंगे पुनः प्रकट हो जाती हैं, जबकि S तरंगे यहाँ पर भी लुप्त रहती हैं। इस प्रकार 105 से 145 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों तरफ P तरंगों का
के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है जिसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। 145 डिग्री के बाद पी तरंगें पुनः प्रकट हो जाती हैं। 145 डिग्री के बाद ये तरंगे जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाली, ये पी वेव्स हैं। ये कौन सी वेव्स हैं? पी तरंगे हैं, ये पी वेव्स हैं ये। तो ये 145 डिग्री के बाद फिर से ये प्रकट हो जाती हैं पी तरंगे, जबकि एस तरंगे यहाँ पर भी लुप्त रहती हैं। एस तरंगे यहाँ पर क्या हैं? गायब रहती हैं। एस तरंगे यहाँ पर नहीं रहती। इस तरह से 105 डिग्री से, ये 105 डिग्री से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच पृथ्वी के चारों ओर क्या है? चारों तरफ पी तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर पी भी नहीं होती हैं, एस भी नहीं होती हैं, लेकिन पी तरंगों की जो पट्टी होती है वो 105 से 145 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, जिसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण पी और एस तरंगों की प्रवृत्ति है। पी और एस तरंगों की प्रवृत्ति के कारण भूकंपीय छाया क्षेत्र बनता है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल तथा ठोस अवस्था में है। तरल और ठोस अवस्था में है पृथ्वी का आंतरिक भाग। अतः पी तरंगों की गति तरल भागों में धीमी हो जाती है और एस तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज़्यादा होता है, क्योंकि पी तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? पृथ्वी के केंद्र में भी गमन करती हैं, क्योंकि वो ये ठोस में चलती हैं, तरल अवस्था में। जो बाह्य कोर है पृथ्वी का वो तरल अवस्था में है, और उसमें ये क्या है? ये गति कर पाती हैं। हालांकि ठोस से इनकी गति कम होती है द्रव में, लेकिन ये गति कर पाती हैं। और फिर आगे चल के ये जो आउटर कोर आता है उसमें फिर से प्रकट हो जाती हैं, इनकी गति बढ़ जाती है, और बाह्य कोर में ये मतलब और फिर आगे का जो एरिया है मेंटल वगैरह है उसमें ये गति करती हैं। तो इस वजह से पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है? एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। उसके बाद भूकंप के कारण, भूकंप आने के कारण क्या हैं? क्या क्या कारण हैं जिन कारणों से भूकंप आते हैं? भूकंप आने के कारण, या हम कहें भूकंप के कारण, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप आने के कारण। तो भूकंप आने के कारण 3 तरह के हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं इनके? प्राकृतिक कारण हो सकते हैं भूकंप आने के, दूसरे मानव जनित कारण हो सकते हैं, और तीसरे हो सकते हैं अन्य कारक। इसके अदर भी अन्य कारक हो सकते हैं। तो पहले प्राकृतिक कारण, मानव जनित कारण, और तीसरे अन्य कारक। प्राकृतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक कारक नेचुरल कॉजेज। प्राकृतिक कारण में भ्रंश, ज्वालामुखी क्रिया, गैसों का फैलाव, प्लेट विवर्तनिकी, ये 4 कारण हैं। तो सबसे पहले भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। भ्रंश मतलब फॉल्ट।
भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंशन तथा बलन होता है, जिसका प्रमुख कारण तनाव मूलक तथा संपीड़न बल है। देखिए, भूगर्भिक हलचलों के द्वारा जो भूपटल है उस पर भ्रंशन और बलन होता है। भ्रंशन का मतलब होता है दरार पड़ना, टूटना, और बलन का मतलब होता है फोल्डिंग, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तनाव मूलक बल। जब तनाव मूलक बल काम करते हैं तो भ्रंशन की क्रिया होती, भ्रंश पड़ते हैं भूपटल पर। और संपीड़न बल के कारण बलन पड़ते हैं। तनाव मूलक बल से प्रायः भ्रंशों का निर्माण होता है, जबकि संपीड़न बल के कारण बलन और क्षेपण की क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो संपीड़न के कारण क्या होता है? बलन और क्षेपण की क्रियाएं होती हैं। तो इन दो वजहों से, भ्रंशन और बलन के कारण क्या होती हैं? भूकंप की क्रियाएं होती हैं, मतलब भूकंप आते हैं, भूकंप की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका में जुआन डी फूका भ्रंश तथा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसके उदाहरण हैं। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जुआन डी फूका भ्रंश, जुआन डी फूका भ्रंश ये उत्तरी अमेरिका में है। और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, और अफ्रीका में है भ्रंश घाटी। अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी पाई जाती है, भ्रंश घाटी। ये इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया। ये सबसे आम चीज है, ज्वालामुखी के द्वारा भूकंप आना। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है। बात समझ आई? मतलब ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब भूकंप की उत्पत्ति होती ही होती है। तथा इस भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी की क्रिया तीव्रता पर निर्भर करती है। ज्वालामुखी विस्फोट जितना भयानक होगा, भूकंप की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात ज्वालामुखी की तीव्रता जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक तीव्रता उससे आने वाले भूकंप की होगी। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर भूकंप आए तो ज्वालामुखी भी विस्फोट हो, ज्वालामुखी क्रिया भी हो। ये जरूरी नहीं। भूकंप आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी क्रिया हो, लेकिन ये जरूरी है कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया प्राकृतिक कारण में। तीसरा कारण है गैसों का फैलाव। गैसों का फैलाव, भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे गैसों का प्रसार होता है तब जनरली भूकंप का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण उसके गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि होती है और वह ऊपर की ओर गतिशील होता है। इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूपटल के अंदर जल पहुंचता है तो जल में क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जल क्या होता है, गैस और वाष्प के रूप में बदलता है। और उससे जब वो गैस या वाष्प के रूप में बदलता है तो क्या होता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है और इस वजह से वह ऊपर की ओर गतिशील होता है, ऊपर आने की कोशिश करता है और इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये गैसों का फैलाव, ये तीसरा कारण है।
चौथा कारण है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी। इस संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में विद्यमान है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है कि जो स्थल भाग है वो कठोर प्लेटों से निर्मित है। कठोर प्लेटों से बना है। पृथ्वी धरातल किससे बना है? कठोर प्लेटों से बना है और एक गतिमान अवस्था में है। ये प्लेटें कैसी हैं? गतिमान अवस्था में हैं और इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षित प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। 3 प्रकार की प्लेटें यहाँ पर बताई गई हैं। ये रचनात्मक प्लेटें, विनाशात्मक प्लेटें और संरक्षित प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। रचनात्मक प्लेटें जो होती हैं ये, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विनाशात्मक प्लेटें और संरक्षित प्लेटें, इन प्लेटों के जो सीमांत एरिया है उसके सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। तो ये कारण रहे प्राकृतिक कारण। 4 कारण: भ्रंश, ज्वालामुखी क्रिया, गैसों का फैलाव, प्लेट विवर्तनिकी। इसके बाद मानव जनित कारण। दूसरे प्रकार के जो कारण हैं वो है मानव जनित। मानव जनित कारण। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। मानव जनित कारण मतलब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, ये क्या हैं? इसमें शामिल है आपका खनन क्रिया। सबसे पहले खनन क्रिया। खनन क्रिया जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन शामिल हैं। तो खनन क्रिया के वजह से भूकंप आते हैं। खनन क्रिया के वजह से, जैसे हमने बताया था कि एक खनन क्रिया जो होती है तो उससे क्या होती हैं, खाने बन जाती हैं और खानों की छत के गिरने से क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। भूमिगत जल का निष्कर्षण। भूमिगत जल निष्कर्षण। भूमिगत जल के निष्कर्षण के वजह से भी क्या है, भूकंप आते हैं। बांधों का निर्माण। बांधों का निर्माण। बांधों के निर्माण के वजह से भी भूकंप आते हैं। परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण। परमाणु विस्फोटों के कारण। परमाणु विस्फोट और भूमिगत परमाणु परीक्षण आदि, ये कारण भी जिम्मेदार हैं भूकंप आने के लिए। तो मानव जनित कारण एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या क्या हैं? खनन क्रिया जिसमें जीवाश्म ईंधन और अन्य खनन शामिल हैं, इनके खनन के द्वारा भी भूकंप क्रियाएं होती हैं। भूमिगत जल के निष्कर्षण के द्वारा भूकंप आते हैं। और भूकंप के लिए जिम्मेदार कारण क्या है? बांधों का निर्माण, साथ ही साथ परमाणु विस्फोट और भूमिगत परमाणु परीक्षण। इनसे भी भूकंप जो हैं वो आते हैं। अन्य कारक, तीसरे प्रकार के जो कारक हैं उनमें अन्य कारक आ जाते हैं। अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं भूकंप के लिए। अदर फैक्टर्स। अदर क्या फैक्टर्स हैं जो भूकंप आने के लिए जिम्मेदार हैं? उल्कापात।
पहला इसमें कारण है उल्कापात। अगर पृथ्वी पर उल्कापात हो जाए, कोई बड़ा उल्का आ जाए, तो उसके कारण भी भूकंप आ सकता है। पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण या कहें पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, इसके अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल। पृथ्वी के घूर्णन के अंतर्गत अन्य आकाशीय जो पिंड हैं उनके कारण पृथ्वी पर होने वाली हलचल भी क्या है, भूकंप को बढ़ावा देती है, मतलब भूकंप आने का कारण हो सकती है। तो ये अन्य कारक में आ जाते हैं ये चीज़ें। फिर हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार का होता है? भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के प्रकार। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, मतलब भूकंप का जो फोकस होता है उसकी गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप जिनका उद्गम केंद्र ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर होता है। दूसरे मध्यम, मतलब इसके अंदर हो। उद्गम केंद्र के भूकंप, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। और तीसरे हैं गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप जिनका जो उद्गम केंद्र है, मतलब जो फोकस है, वो काफ़ी गहराई पर हो, तब उन्हें गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। अब समझते हैं इनके लिए। जिन भूकंपों का भूकंप मूल, मतलब जो फोकस है, ऐसे भूकंप जिनका फोकस, मतलब भूकंप मूल, ऐसे भूकंप जिन भूकंपों का मूल जो है, भूकंप मूल है, फोकस है, वो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर हो। 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर हो तो उन्हें छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप माने जाते हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होते हैं। 0 से 50 किलोमीटर के अंदर, पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर के अंदर अगर भूकंप उद्गम केंद्र है तो उसको छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप के अंदर रखा जाता है। उसको छिछला उद्गम केंद्र भूकंप कहा जाता है। और इस तरह के जो भूकंप होते हैं वो अपेक्षाकृत, जो अन्य उद्गम केंद्रों की अपेक्षाकृत ये क्या होते हैं, अधिक विनाशकारी होते हैं इस तरह के भूकंप केंद्र। तो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप 0 से 50 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। इनका फोकस होता है वो 0 से 50 किलोमीटर अंदर तक हो सकता है। जिन भूकंपों का मूल, जो भूकंप मूल है, मतलब फोकस है, जिनका फोकस 50 से लेकर के
250 किलोमीटर की गहराई पर होता है उन्हें मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप मूल जो है यानी कि फोकस है उसके होने पर इन्हें कहा जाता है भूकंप मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। और ऐसे भूकंप जो 250 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई पर जिनका भूकंप केंद्र होता है, मतलब भूकंप मूल होता है, फोकस होता है, या इससे अधिक गहराई पर या इससे अधिक गहराई पर भूकंप मूल हो तो उन्हें गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। तो ये हो गए आपके मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, और ये गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप, और 0 से 50 वाला जो है वो हो गया आपका छिछले उद्गम केंद्र वाला भूकंप। छिछले उद्गम केंद्रों वाले भूकंप, अब यहाँ पर छिछले उद्गम केंद्र वाले जो भूकंप हैं वो सामान्यतः कम परिमाण, छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप, छिछले उद्गम केंद्र वाले जो भूकंप हैं उनका जो परिमाण है वो सामान्यतः कम होता है, मतलब 1 से लेकर के 5 मैग्नीट्यूड तक होता है। 1 से 5 मैग्नीट्यूड परिमाण होता है छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप केंद्रों का, मतलब भूकंपों का। जबकि गहरे उद्गम केंद्रों वाले जो भूकंप होते हैं, अब गहरे वाले जो हैं, गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप, उनका जो परिमाण होता है वो 6 से लेकर के 8 या अधिक मैग्नीट्यूड होता है। 8 या अधिक मैग्नीट्यूड होता है। उत्पत्ति के कारणों के आधार पर भी इसे भूकंप को कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी दोस्तों इसका वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के कारणों के आधार पर भूकंप के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर भी भूकंप को कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है। विवर्तनिकी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को सामान्य भूकंप या विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। जो विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सामान्य भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप। सामान्यतः इस तरह के भूकंप अधिक आते हैं। जो विवर्तनिकी भूकंप होते हैं वो अधिक आते हैं जनरली। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। इसी तरह से खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। जो खनन क्षेत्र होते हैं उनमें भूमिगत खानों की जो छतें होती हैं उनके गिरने के कारण भी भूकंप आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं उनके लिए। परमाणु या रासायनिक विस्फोट से उत्पन्न भूकंप को विस्फोटक भूकंप बोलते हैं। अब ये अलग अलग रूप हैं इनके भूकंप के, अलग अलग कारणों के आधार पर अलग अलग इन्हें नाम दे दिया गया है। अगर परमाणु परीक्षण के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं
तो उसको क्या बोलते हैं? विस्फोटक भूकंप। विस्फोटक भूकंप मतलब एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं उसके लिए। बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न भूकंप को बांध जनित भूकंप या कृत्रिम भूकंप कहते हैं। बड़े बांध हैं अगर उनके टूटने से भूकंप उत्पन्न होता है तो उसको बांध जनित भूकंप या फिर कृत्रिम भूकंप बोल देते हैं उनके लिए। इसके बाद दोस्तों आता है भूकंपीय तीव्रता का मापन। भूकंपीय तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता का मापन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जानेंगे भूकंपीय तीव्रता का मापन कैसे होता है और फिर भूकंप की जो तीव्रता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनसे भूकंप की तीव्रता प्रभावित होती है। फिर भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी क्या हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप प्रभावित अधिक हैं। फिर भूकंप के प्रभाव क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सभी के लिए, पढ़ते रहिए।